नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन 4 खबरों से जिन पर विस्तार से होगी बात। पहली खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर कांग्रेस के हमले की। चुनावी दंगल में कांग्रेस अब आरएसएस को घसीट लाई है। इसके पीछे कांग्रेस का चुनावी प्लान है क्या, बताएंगे आपको। बात करेंगे महाराष्ट्र की 83 सीटों की भी। ये वो सीटें हैं जिन्होंने बीजेपी की हार्ट बीट बढ़ा दी है। खास बात यह है कि इन 83 सीटों पर बीजेपी फाइट में नहीं है। ऐसे में बीजेपी की टेंशन की वजह क्या है, ये भी जानेंगे। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। योगी जीत के साथ लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूला दोहराने की कोशिश में है। किसका दांव चलेगा, जानेंगे। और बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की, जो इन दिनों महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे और लिए चलेंगे आपको महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम आर पार के दौर में है। इस बीच विवादों की आग भी सुलग रही है। तमाम पार्टियों के नेता विवादित बयानों की आंच पर सियासी रोटियां सेकने में जुट गए हैं। बयान बहादुर बनने की दौड़ में सभी दलों के नेता शामिल हैं। इसी कड़ी में नए बयान बहादुर हैं कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई, जो बीजेपी पर निशाना साधते साधते आरएसएस पर तीर चला बैठे। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बता डाला और आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप भी लगाया। दलवाई यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि उनके पास आरएसएस के आतंकवादी संगठन होने के सबूत है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं, जानबूझ के लोगों को डराने का काम करता है, हिंसा करते हैं। गांधी जी का खून किया उन्होंने, और उसका भी आज भी उनको ये नहीं बोलते, माफी नहीं मांगते कि जो खून हुआ वो गलत था, हमारी गलती है, ऐसा आज भी वो बोलते नहीं। दिल्ली में जो फसाद हुआ क्या कि सिखों को मारने का काम हुआ, उसमें 49 जो एफआईआर जो बनाए गए, उसमें 49 एफआईआर आरएसएस के लोगों के ऊपर है। 300 लोग उसमें शामिल थे, ऐसा लिखा गया है। वो क्या हुआ? दलवाई से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संघ पर संगीन आरोप लगाए थे। कल उन्होंने पुणे की एक रैली में जनसंघ और आरएसएस को संविधान जलाने वाला संगठन बता दिया। गौर करने वाली बात यह है कि जनसंघ से ही बीजेपी बनी, इसलिए हमला संघ और बीजेपी दोनों पर था। आरएसएस ने यह बोला, बाबा साहब अंबेडकर की जो संविधान है वो बराबर लिखी नहीं गई। मनुस्मृति के साथ या मनुस्मृति के जो हिंदू धर्म के लिए लिखा गया है उसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए मत मानो, इसको जलाओ। अरे जलाने वाले की औलाद तुम हो, हम नहीं, हम बचाने वाले हैं। खड़गे के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर की हर बात को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। वो न संविधान को समझती है न भारत को। ये ना संविधान समझते हैं न भारत को समझते हैं। संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी उसे लागू करती है, तो ये क्या संविधान समझेंगे? इनको संविधान की बात करने का हक ही नहीं है, नकली संविधान लेकर घूमते हैं। आरएसएस और जनसंघ पर दिए गए खड़गे के इस बयान पर पहले से महाराष्ट्र में चुनावी आंच तेज थी, जिसे दलवाई के बयान ने और तेज कर दिया। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है। गांधी जी का खून किया उन्होंने। हुसैन दलवाई महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में हैं। विधायक रह चुके हैं, राज्य के मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। सियासत का दशकों का अनुभव है।
इसलिए दलवाई के संघ पर दिए गए बयान ने चुनावी मैदान में खलबली मचा दी। आतंकवादी संगठन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा बढ़ाते हैं। उनका हर शब्द राजनीतिक बवंडर का सबब बन गया। हुसैन दलवाई जी ने फिर एक बार बेतुकी बयानबाजी की। कांग्रेस की ये भूमिका हिंदू विरोधी PFI सिमी जैसे संगठनों पर बंदी डालने के बाद उनकी अगुवाई में खड़ा रहना, ये तुष्टीकरण राजनीति जो कांग्रेस लेकर चली है वही कांग्रेस के अधपतन का कारण होगी। RSS के क्लास में उनको जानना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं कुछ करने की आवश्यकता, उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं RSS की। हुसैन दलवाई जी जो एक MP भी रह चुके हैं, यदि भी ऐसे सोशल भावनात्मक मुद्दों में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत गलत बात है, बहुत अफसोस की बात है। संघ परिवार के संगठनों ने भी दलवाई के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। शिवाजी की पावन धरा है, उसको जिस तरह से आप जिहादियों के जो कर्म भूमि और जिहादियों का स्वर्ग बनाना चाहते हो, उसके जिहादियों की जन्नत बनाना चाहते हो, वो अब सपना साकार नहीं होगा। लेकिन कम से कम हिंदू समाज और संगठनों को बकस दो। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने हुसैन दलवाई के बयान से किनारा कर लिया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर गलत करता हुआ पाया जाता है तो देश का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई होती है। हाँ, अगर किसी के खिलाफ कहीं कोई शिकायत आती है, वो व्यक्ति हो या संगठन हो, तो तब देखा जाएगा कि क्या कानून है जिसके तहत कोई कार्रवाई हो सकती है। महाविकास आघाड़ी की हिस्सेदार NCP शरद गुट ने भी सदी हुई प्रतिक्रिया दी। हमें भी देवेंद्र जी उस दिन बोले थे कि हम अर्बन नक्सल है। मुझे बहुत बुरा लगा जब राहुल जी को, जब संविधान हाथ में लेके राहुल जी खड़े थे तो उनको अर्बन नक्सल देवेंद्र जी ने कहा था। हमें बहुत बुरा लगा। संघ पर दलवाई के बयान पर गरमाते माहौल के बीच NCP अजीत गुट ने जबरदस्त चुटकी ली। पार्टी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस पहले अपना स्टैंड तो तय करे। मलिक ने यह भी कहा कि कोई संगठन गलत करे तभी बैन किया जाए। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा किसी स्टैंड पे वो खड़ी है कि नहीं। बैन तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत काम हो रहा है तो कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। यानी RSS का नाम आते ही हर दल ने जो कुछ कहा उससे पहले पार्टी लाइन और वोट बैंक के गुणा गणित का पूरा ख्याल रखा गया। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने बीच चुनाव में RSS पर संगीन आरोप लगाए हो। ऐसा सालों से होता आ रहा है। RSS पर दिए गए ऐसे ही एक विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चल रहा है। 6 मार्च 2014 को राहुल गांधी ने RSS पर विवादित बयान दिया था। ये बयान भी मुंबई में ही दिया गया था। मुंबई के पास भिवंडी की सभा में राहुल ने कहा था कि RSS के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी। इसको लेकर राहुल के खिलाफ RSS के सदस्य राजेश कुंटे ने मानहानि की FIR दर्ज कराई थी। कुंटे का आरोप था कि संघ की छवि खराब करने के लिए राहुल ने जानबूझकर यह बयान दिया। अभी यह मामला ठाणे जिला कोर्ट में लंबित है। यहां आपको राहुल गांधी का वो पुराना बयान भी जरूर सुनना चाहिए। गांधी जी को मारा इन्होंने, RSS के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी, और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। इस बयान पर भिवंडी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया गया। राहुल ने इसे रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मई 2015 में उन्होंने ये अर्जी दाखिल की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से राहुल को झटका लगा। कोर्ट ने राहुल से कहा कि वो या तो माफी मांगे या फिर ट्रायल का सामना करें। राहुल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिसके बाद निचली अदालत में केस आगे बढ़ा। इस पर सुनवाई चल रही है। केस के ट्रायल में राहुल को व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं मिली है। राहुल गांधी की ही तरह कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी संघ पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसे आतंक से जुड़ा संगठन बता डाला था। दिग्विजय ने 2018 में RSS को लेकर ऐसी बात कह दी थी जिस पर सियासी बवाल मच गया था। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे RSS में रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है, नफरत से हिंसा पैदा होती है।
एक बार फिर महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और फिर से आरएसएस कांग्रेस के निशाने पर है। लग रहा है जैसे पुराना फॉर्मूला फिर से आजमाया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के ही नागपुर में संघ का मुख्यालय है। यहीं 1925 में आरएसएस की नींव रखी गई थी। पिछले 99 साल में आरएसएस की पूरे देश के साथ ही महाराष्ट्र के हर हिस्से में मजबूत पैठ बनी है। अगर इमेज की बात करें तो संघ से अलग विचारधारा के लोग उसे मुस्लिम विरोधी संगठन बताते हैं। चुनाव में इस बात को सबसे ज्यादा उछाला जाता है। हालांकि संघ ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। अब सवाल है कि क्या आरएसएस पर हमला करने से कांग्रेस के वोट बढ़ते हैं? क्या संघ को आतंकवादी संगठन बताना कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या ये मुस्लिम वोट बटोरने का एक दांव है? इतिहास की बात करें तो आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लग चुके हैं। तीनों ही बार ये बैन कांग्रेस की सरकार के दौरान लगाया गया था। संघ पर 1948, 1975 और 1992 में बैन लगाया गया था। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के ठीक बाद प्रतिबंध लगा। तब नफरत और हिंसा फैलाने के आरोप पे नेहरू सरकार ने यह कार्रवाई की थी, लेकिन 18 महीने बाद बिना शर्त के इस बैन को हटा लिया गया। इसके बाद 1975 में आपातकाल के दौरान संघ को बैन किया गया था। तब देश की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में थी। इसके पीछे इमरजेंसी के विरोध को वजह माना गया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनते ही संघ से प्रतिबंध को हटा लिया गया। संघ पर तीसरी बार 1992 में बैन लगाया गया। उस वक्त देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी। यह प्रतिबंध बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए जिम्मेदार बताते हुए लगाया गया। राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार का आरोप था कि संघ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि सिर्फ 6 महीने बाद इस बैन को हटा लिया गया। बात महाराष्ट्र के चुनावी अंक गणित की कर लेते हैं। यूं तो 288 विधानसभा वाले महाराष्ट्र की एक सीट अहम है, लेकिन 158 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो तय करेंगी कि सत्ता की चाबी महायुति के पास रहेगी या फिर महाविकास आघाड़ी के पास जाएगी। इनमें 75 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की टक्कर में है। वहीं 83 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां मूक दर्शक की भूमिका में। दोनों ही दल इन सीटों पर चुनावी मुकाबले में नहीं है। इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस सपोर्टिंग रोल में है। 288 सीटों की विधानसभा में 83 बड़ा नंबर है और इन सीटों पर जो बाजी मारेगा वो गठबंधन में अहम भूमिका पा सकता है। ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जो तय करेंगे कि जनता की नजर में एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली है या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना। ये सीटें तय करेंगी कि एनसीपी के दोनों धड़ों को लीड कर रहे अजीत पवार और शरद पवार में से कौन ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो जून में हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी महायुति पर भारी पड़ा था। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली, जबकि महायुति को 18 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वैसे तो हर चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होता है। समीकरण अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, मतदाताओं की प्राथमिकताएं भी अलग होती हैं। तो चलिए समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या समीकरण बन रहे हैं। महाराष्ट्र की 75 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, जबकि 46 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ। तो वहीं 37 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी की शरद पवार की एनसीपी से सीधी टक्कर है। यानी 75 सीटें ऐसी हैं जहां महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल लड़ाई से बाहर हैं, जबकि 83 सीटें ऐसी जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां लड़ाई से बाहर हैं। असली पेच इन्हीं 83 सीटों पर फंसता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार अजीत पवार से काफ़ी आगे हैं। शरद पवार पहले से ही महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर रहे हैं, लेकिन हाल में जिस तरीके से शरद पवार की तरफ से इमोशनल कार्ड खेला गया, वो इमोशनल कार्ड काफ़ी इफेक्टिव हुआ है और इस चुनाव में अजीत पवार का राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ है। जाहिर तौर पर अगर महायुति में अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बेहतर या खराब प्रदर्शन करते हैं तो इसका असर नतीजों के साथ ही गठबंधन में दोनों दलों की भूमिका पर भी पड़ेगा और यही बात महाविकास आघाड़ी पर भी लागू होती है। लेकिन असल चुनौती कांग्रेस और बीजेपी के सामने है। अगर बीजेपी अकेले दम पर सत्ता हासिल करना चाहती है तो उसे लगभग 100% सफलता हासिल करनी होगी, यानी 149 में से 145 सीटें जीतनी होंगी, जिसकी संभावना बेहद कम है। वहीं कांग्रेस अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकती, यानी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सरकार बनाने के लिए अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के भरोसे हैं।
एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़े जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 50% सीटों पर एनसीपी बनाम एनसीपी और शिवसेना बनाम शिवसेना का मुकाबला है। जब शिवसेना बटी नहीं थी तब मुंबई, कोंकण, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र को उसका मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन बंटवारे के बाद अब इन्हीं इलाकों में शिवसेना के दोनों धड़े सबसे ज्यादा सीटों पर आमने सामने हैं। मुंबई की 10, मराठवाड़ा की 10, कोंकण की 9, पश्चिम महाराष्ट्र की 8, विदर्भ की 5 और उत्तर महाराष्ट्र की 4 सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच मुकाबला है। दोनों धड़ों के नेता कह रहे हैं कि इस बार के नतीजे ये तय कर देंगे कि जनता की नजर में असली शिवसेना कौन है। महाराष्ट्र को, मुंबई को और देश को पता है कि असली शिवसेना हम ही है। ठीक बात है कि कुछ समय के लिए कागज पर हमें असली नहीं बताया जा रहा है, एक दिन वो भी बताया जाएगा। तो हमें लगता है कि गांव-गांव तक अब हमारी निशानी मशाल पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी की स्ट्राइक रेट यूबीटी के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा बेहतर थी और विधानसभा चुनाव में भी ये पूरी तरह से सेटल हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन है। तो महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से देखने समझने वाले जानकार भी मानते हैं कि ये चुनाव शिवसेना के दोनों धड़ों के लिए साख की लड़ाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो सीधी टक्कर दिखाई जा रही है उसमें एकनाथ शिंदे ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक तो मूल मुद्दों से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। जो उनका शिवसेना का मूल मुद्दा था हिंदुत्व, उसमें कहीं ना कहीं वो समझौता करते हुए दिख रहे हैं। शिवसेना के टूटने के बाद जुलाई 2023 में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंट गई। 40 विधायकों के साथ अजीत पवार चाचा के खिलाफ खड़े हो गए। लोकसभा की लड़ाई में तो सीनियर पवार ने बाजी मार ली थी। ऐसे में यह विधानसभा चुनाव अजीत पवार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला। एनसीपी के दोनों गुट पश्चिम महाराष्ट्र की 21 सीटों पर आमने सामने हैं। मराठवाड़ा की 6, कोंकण की 3, विदर्भ की 3, उत्तर महाराष्ट्र की 3 और मुंबई की 1 सीट पर एनसीपी के दोनों धड़ों में सीधा मुकाबला है। पारंपरिक रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र को पवार परिवार का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में 37 सीटों पर एनसीपी के दोनों गुटों के बीच चुनावी फाइट महाराष्ट्र के नतीजों पर कितना असर डालेगी, ये देखना होगा। ये देखो ना, साहब भी इतने साल काम करे, ज्यादा से ज्यादा 71 ही सीटें आई। ये अच्छी योजनाएं लाई है। हमारी लाडली बहना बहुत खुश है। गेम चेंजर होने वाला है। आप देखो क्या हो। अजीत पवार लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी प्रदर्शन अच्छा करेगी और महायुति गठबंधन सरकार बनाएगा। कमोबेश यही दावे शरद पवार की एनसीपी भी कर रही है, लेकिन दावे अपनी जगह हैं और नतीजे अपनी जगह। समझौते की सत्ता संभाल रही बीजेपी की नजर भी दोनों सहयोगियों की सीटों पर है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी इस बार बेहतर प्रदर्शन से चूकी और लोकसभा चुनाव जैसा हाल हुआ तो राज्य में सत्ता का समीकरण बदल भी सकता है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल्स के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से योगी आदित्यनाथ सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सीटों पर जीत और हार भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगी। 9 सीटों के नतीजों से संकेत मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में हवा किसकी बह रही है। 9 सीटों की लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की लड़ाई है। इन सीटों के नतीजों से यह भी पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी की राजनीति में जो उठापटक बची थी वो 6 महीने में कहां पहुंची है। सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव की हार का बदला ले पाएंगे। सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले की कामयाबी दोहरा पाएंगे। दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। पूरा एनडीए का कुनबा पूरी ताकत के साथ योगी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में है। इस प्रकार का रेस्पॉन्स है, लोगों में उत्साह है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ 9 की 9 सीटें भाजपा जीतेगी। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। इन 9 के 9 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ विजयश्री दर्ज करेगी। अच्छी बात है, दावा ठोक रहे हैं
कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे। इस तरह के कई दावे उनको ठोकने चाहिए, लेकिन इस तरह के दावे नहीं ठोक पाएंगे। और जिस तरह प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए था, प्रगतिशील बनना चाहिए था, उस तरह वो नहीं बन पाया है। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी ने बीजेपी की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया था। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की तो बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, जिनमें से 62 उत्तर प्रदेश ने दी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आंकड़े बदल गए और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश से महज 33 सीटें ही मिल सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत पाने से दूर रह गई, तो उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश में हुए नुकसान की भी है। जून 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में यह पहला चुनाव हो रहा है। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव को अपनी इज्जत का सवाल बना दिया। बीजेपी के चुनाव अभियान की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। योगी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनता से कानून व्यवस्था और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। साथ ही हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खूब चले जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, जिनके पीडीए वाले फॉर्मूले का इस बार लिटमस टेस्ट होना। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और करहेल की जनता जो हमेशा समर्थन दिए है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है जनता। समाजवादी पार्टी दोबारा कभी भी सत्ता के दौर तक पहुंचने न पाए, इसके लिए यहाँ का एक एक माता और बहन लगातार मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता है। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 5 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का कब्जा था, जबकि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में इन 9 सीटों के नतीजों से कोई असर नहीं पड़ने वाला। ना तो योगी सरकार को खतरा है और ना ही अखिलेश यादव को कोई खास फायदा। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इस उपचुनाव को दोनों ही गठबंधन अपनी ताकत परखने का आखिरी मंच मान रहे हैं। इसलिए नेताओं के बयानबाजी के बीच पोस्टर वॉर भी जोर शोर से जारी है। बीजेपी जहां बटेंगे तो कटेंगे का नारा उछाल रही है, तो समाजवादी पार्टी जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दे रही है। इस बीच इस चुनावी झगड़े में बिरयानी और तेजपत्ता की भी एंट्री हो गई है। यह लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की कम और योगी बनाम अखिलेश यादव की ज्यादा हो गई है। दोनों ही नेता हर हाल में बाजी अपने हाथ करना चाहते हैं। 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, तब ही ये साफ हो पाएगा कि दोनों में से बाजी किसने मारी।